हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम हमारे जो RSCIT की सीरीज़ चल रही थी, RSCIT की जो कंप्लीट बुक का है 7 नंबर चैप्टर, हमने उसको स्टडी कर लिया था। पूरे चैप्टर को हमने जो 7 नंबर चैप्टर है हमारा, उसका कम्प्लीटली हमने चैप्टर था उसका पूरा जो थ्योरी थी बेस थी वो टोटल हम पढ़ चुके हैं। और चैप्टर का नाम क्या था? राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। राजस्थान के नागरिकों के लिए क्या है? डिजिटल सेवाएं। जो 7 नंबर चैप्टर है उसका कम्प्लीटली हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क, यानी निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, स्टेप नहीं है। अब राजस्थान संपर्क के जब चरण थे तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान संपर्क के कितने चरण होते हैं। राजस्थान संपर्क के मैंने डिटेल के अंदर 5 चरण आपको बताए थे। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। उन 5 चरण को मैंने आपको डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और बताया भी था। तो पहला कौन सा था? पंजीकरण। पहले था रजिस्ट्रेशन। क्या था? पहला रजिस्ट्रेशन था। दूसरा कौन सा था? मॉडरेशन। दूसरा कौन सा था? पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा मॉडरेशन, तीसरा एलोकेशन। क्या था? एलोकेशन। फोर्थ नंबर पे क्या था? फोर्थ नंबर पे निराकरण। क्या था? निराकरण यानी डिस्पोजल था। फोर्थ नंबर पे डिस्पोजल था। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा था? सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। तो पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन था, दूसरे पे था मॉडरेशन, तीसरे पे एलोकेशन, फोर्थ नंबर पे डिस्पोजल था यानी निराकरण था, और फिफ्थ नंबर पे सत्यापन यानी वेरिफिकेशन था। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आएगा? सी यहाँ पे क्या नहीं आएगा? आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप नहीं आएगा? स्क्रूटिनाइजेशन है। स्क्रूटिनाइजेशन ये क्या होगा? आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि क्या है, कौन से स्टेप है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेप नहीं है। क्या है? कौन सा स्टेप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्क्रूटिनाइजेशन क्या नहीं है? हमारा स्टेप नहीं है। राजस्थान संपर्क के 5 स्टेप थे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्टेप थे। रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, एलोकेशन, डिस्पोजल और वेरिफिकेशन। क्या था? डिस्पोजल और वेरिफिकेशन 5 स्टेप थे। उन पांचों में से एक कौन सा स्टेप नहीं है? यहाँ पे स्क्रूटिनाइजेशन क्या है? स्टेप नहीं है। वही क्या होगा? यहाँ पे पूछ रहा है राजस्थान संपर्क का चरण स्टेप नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है, यानी जो स्टेप नहीं है वो पूछ रहा है, ना कि जो स्टेप है उनके बारे में नहीं पूछ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सामान्य बीमारी के तहत BSBY क्या है? सामान्य बीमारी के तहत भामाशाह क्या है? BSBY की फुल फॉर्म क्या है? भामाशाह। मैंने आपको बताया था भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या था? भामाशाह फुल फॉर्म याद रखना भाई, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। हिंदी में भी यही आएगा और इंग्लिश में भी यही आएगा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी। उसके तहत में बीमा की राशि कितनी थी? तो यहाँ पे कितनी थी? गवर्नमेंट के द्वारा 40,000 रुपये स्टार्टिंग किया गया था, बट धीरे धीरे इस राशि को क्या हो गया? बढ़ा दिया गया है। और अभी आज के टाइम में क्या है? 1 लाख के समथिंग क्या करते हैं जो सहायता राशि, बीमा राशि है, 1 लाख से ऊपर भी कर दी गई है राशि, क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्रीमियम भुगतान भी करवाना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे 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 राशि आप बढ़वाओगे सहायता राशि बीमा की, उसमें क्या होगा? प्रीमियम आपको अलग पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? भामा राशि क्या है? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या होगा? राशि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए क्या है? बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY की फुल फॉर्म क्या है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इसका हिंदी में भी यही आएगा और इंग्लिश में भी यही आएगा। देखो भाई, भामाशाह रोजगार क्या आएगा? भामाशाह रोजगार सृजन योजना क्या है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण राशि है, उसके तहत दिए जाने वाले ब्याज दर क्या है? तो कितना परसेंटेज ब्याज की राशि के ऊपर क्या है? जो ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कितने परसेंट राशि के ऊपर क्या जाता है? 4% क्या है? 4% राशि के 4% के ऊपर क्या है? जो है ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। कितने पे? 4% के ऊपर क्या होता है? ये ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसके अंतर्गत 4% है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो ऋण है वो 4% होता है। उसके अलावा क्या होता है? सब्सिडी भी प्रोवाइड कहते हैं, सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या है? लोगों की हेल्प करने के लिए कहता है इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPDS क्या है? EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है? अब EPDS है, उसके संदर्भ में देखना भाई क्या है? EPDS के संदर्भ में पूछ रहा है किसका?
जो बीपीएल है, क्या है बीपीएल है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो बीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था बीपीएल और एपीएल क्या है? बीपीएल और एपीएल दो चीज़ें होती हैं। अब क्या है ईपीडीएस है तो वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है इलेक्ट्रॉन ई पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फुल फॉर्म है। क्या है ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है ईपीडीएस की फुल फॉर्म है। और बीपीएल और एपीएल दो मैंने आपको बताए थे भाई, एपीएल और बीपीएल। बीपीएल का नाम क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो जीवन रेखा की जो लाइन है गवर्नमेंट के द्वारा लाइन एक रेखा क्या होती है, इस इनकम के ऊपर क्या होंगे? एपीएल के होंगे। इस इनकम की जिनकी इनकम क्या होती है 10,000 से होगा, गवर्नमेंट ने बताया 10,000 से ऊपर जिनकी भी इनकम होगी वो क्या होंगे? एपीएल के अंदर आएंगे। 10,000 से जिनकी कम होगी तो क्या आएंगे? वो पीपीएल के अंदर आएंगे। इसी प्रकार से क्या होता है सालाना गवर्नमेंट तय करती है कि भाई 4 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख से, अभी तक क्या है फिलहाल 2.5 लाख से नीचे, क्या है 2.5 लाख से सालाना जिनकी इनकम क्या है नीचे है, 2,50,000 से सालाना इनकम जिनकी नीचे है वो क्या है बीपीएल के अंदर, और जिनकी अबव है तो क्या है एपीएल के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्या है कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा भी क्या है गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं वो भी क्या करते हैं अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल का फुल फॉर्म क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन है। और ईपीडीएस का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, BRSY, BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण लोन दे सकते हैं? BRSY के तहत में कौन से बैंक ऋण जो बैंक है वो लोन दे सकता है? तो BRSY की फुल फॉर्म क्या है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत में कौन कौन से बैंक आते हैं भाई? राष्ट्रीय सहकारी विकास बैंक देते हैं, सहकारी बैंक देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे कौन जाएंगे? ऑल ऑफ देम, क्या है ऑल ऑफ देम, यानी जितने भी ये बैंक है वो सब क्या देते हैं? लोन दे सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कहते हैं जिनसे लोन देंगे उन्हें में कहता है हमारा बैंक ऋण है वो वापस हम चुका भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीडीएस यानी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? क्या है एमएसपी का पूरा रूप क्या है? अब ईपीडीएस जो है वो किसके लिए चालू किया था? ईपीडीएस के अंदर कहता है गवर्नमेंट का, क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट, क्या दोनों गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट का भी और सेंटर का भी। अब सेंटर क्या करता है? स्टेट जितने 3 साल के अंदर क्या करता है जो अनाज है वो सेंटर से खरीदता है और जो बेचता है, क्या है खरीदता है, और जो सहकारी की दुकान है वहाँ पे बेचता है। तो उसके रिकॉर्ड को देखने के कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है और उसके अकॉर्डिंग कहते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है? अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कौन जाएगा? एमएसपी के दो चीज़ें आती हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम गवर्नमेंट क्या करती है इसके अंतर्गत क्या होती है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आता है अनाज उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो मिनिमम से मिनिमम सपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है प्राइस के ऊपर बेचते हैं। जैसे 2 रुपये 5 रुपये किलो गेहूँ हो गए, 2 रुपये किलो गेहूँ, उसके अकॉर्डिंग गेहूँ बेचते हैं। साथ में क्या होगा? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस यानी जितना भी होता है क्या जितना भी क्या होता है अनाज है उसको क्या करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को करना है प्राइस के ऊपर, यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या करना है उसको बेचना है। अब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस भी क्या है गवर्नमेंट ही तय करते हैं, यदि इस सेलिंग प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट उसको नहीं बेच सकते। जैसे 3 रुपये हो गया 5 रुपये हो गया तो फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और मैक्सिमम क्या होता है लोगों को क्या करना है उनको बेचना होता है। क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है इन लोगों को बेचना होता है। दोनों चीज़ें आते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम से मिनिमम जो होता है उसके ऊपर भी, और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस यानी दोनों के बीच के अंदर जो आता है उसके ऊपर क्या करता है इसमें बेचा जाता है। तो आपका आंसर कौन आएगा? ए व बी दोनों इसके क्या जाएंगे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होता है? आधार कार्ड संख्या में कितने होते हैं? 12 अंक होता है। कहते हैं 12 अंक होता है। 4 अंकों का होता है ग्रुप होता है, क्या होता है 4 अंकों का 3 ग्रुप होते हैं। अब ये क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना कि भाई आधार कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं। कहते हैं आधार कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। 4 का क्या होता है ग्रुप, 4 का ग्रुप होता है इसके अंदर, क्या होता है 4 का ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ईपीडीएस यानी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संदर्भ में एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, फर्स्ट प्राइस स्कीम, फेयर प्राइस शॉप, या ए व सी दोनों। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? फेयर प्राइस शॉप क्या आएगा? फेयर प्राइस शॉप क्या आएगा? इसका फुल फॉर्म आएगी। अब फेयर प्राइस शॉप क्या है? इसके अंतर्गत क्या होता है जो दुकान है वो क्या कहती है एक फिक्स दुकान होती है जिसमें जो
उचित मूल्य की दुकान होती है गाँव में, शहरों के अंदर, तो क्या करती है, हर पंचायत के अंदर एक उचित मूल्य की दुकान होती है, वो कहते हैं फेयर प्राइस ऑफ, जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं एक उचित मूल्य के ऊपर क्या कहते हैं अनाज को क्या करती है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गए, चने हो गए। इसके अलावा बाकी जो भी इक्विपमेंट है, जैसे कैरोसिन, इक्विपमेंट नहीं जो सामान है, कैरोसिन हो गया, और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चालू की गई है उसके अंतर्गत जो भी सामान आता है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को कहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह रोजगार सृजन योजना क्या है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? तो भामाशाह रोजगार के अंतर्गत जो ऋण है वो कितने साल तक हम चुका सकते हैं? तो ये हम 5 वर्ष तक क्या कहते हैं अवधि के अंतर्गत हमारा जो ऋण है वो 5 वर्ष में कभी भी कहीं पे भी कैसे हिसाब से चुका सकते हैं, एक साथ में भी चुका सकते हैं, और जो किस्त करवाते हैं क्या होता है एक साथ में हम ऋण चुका सकते हैं, साथ के अंदर जो इंस्टॉलमेंट होती है क्या होती है इंस्टॉलमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं इस ऋण को कहा चुका सकते हैं। तो कैसे भामाशाह रोजगार सृजन योजना की ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, BRSY की फुल फॉर्म क्या है? तो BRSY क्या है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा रूप क्या है? अब DBT क्या है? अब भामाशाह योजना जो शुरू की गई थी इसके अंतर्गत किसके लिए गई थी कि लोगों को डायरेक्ट क्या हो किसी के थ्रू क्या हो बेनिफिट नहीं मिले, डायरेक्ट उनके खाते के अंदर क्या होता है बेनिफिट ट्रांसफर होता है, क्या होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होगा इसकी फुल फॉर्म आएगी। ये फुल फॉर्म कहीं ना कहीं सेंट्रल जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें भी बार बार पूछी जा चुके हैं। तो कौन सा आएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत ही क्या होता है डायरेक्टली जो भी व्यक्ति होता है उनके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत क्या होता है जो सहायता राशि बताते हैं इनके अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफर कर दी जाती है किनके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने जो MCQ थे वो पढ़े थे, अब हमारा जो थ्योरेटिकल जो बेस क्वेश्चन है उनके बारे में हम इसमें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करें हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा E-गवर्नेंस के प्रकार क्या है? अब E-गवर्नेंस के जो प्रकार हैं राजस्थान के अंदर जो E-गवर्नेंस है उसके टाइप हैं वो कौन कौन सा है? तो E-गवर्नेंस के अंदर मैंने आपको बताया था E-गवर्नेंस के अंदर क्या है जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या होता है लोगों की पहुंच क्या करना है। E-गवर्नेंस के अंदर क्या है सरकारी सूचनाएं क्या है सभी जो सरकारी सूचनाएं हैं वो क्या करना है निहित करना क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंटरनेट के माध्यम से क्या करना है उनके पास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके लोगों तक क्या करना है सेवाएं पहुंचाना मेन क्या है E-गवर्नेंस का मेन मकसद है उद्देश्य है। अब इसके प्रकार कौन से हैं? तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इनके द्वारा कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस कर सकता है, क्या है G2C करते हैं, गवर्नमेंट टू कस्टमर सिटीजन गवर्नमेंट टू सिटीजन कर सकते हैं। इसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल लागू होता है उससे डायरेक्टली हम सिटीजन को बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया, क्या हो गया? गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट के अलावा जो बिजनेस हम करते हैं उसमें भी क्या होता है बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होगा, क्या होगा? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होगा, जो वर्किंग करते हैं लोग उनके बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा यानी इंटरनेट के माध्यम से जो सेवाएं वो हो गई। साथ के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, क्या हो गया? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। और जो बैंक ऑफिस प्रक्रियाएं ये सब क्या आते हैं हमारी जो E-गवर्नेंस के प्रकार हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं तो इसमें क्या होता है हमारे जो है जो परेशानी है गवर्नमेंट के द्वारा जो सॉल्यूशन प्रोवाइड आता है उसमें कहते हैं स्पीड भी आती है और हमारे जो डेटा वो भी कहते हैं कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है E-गवर्नेंस के लाभ क्या है? अब E-गवर्नेंस है उससे प्रॉफिट क्या है? भाई E-गवर्नेंस चालू तो करते हैं गवर्नमेंट है बट इसके प्रोसेस के अंदर अब हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा कि जो सूचनाएं हैं क्या है सूचनाएं हैं उसके अंदर क्या है सूचनाएं हैं उसके अंतर्गत हमें क्या होती है बेहतर पहुंच मिलेगी। क्या होगी? बेहतर पहुंच भी मिलती है, साथ के अंदर क्या है बेहतर पहुंच मिलती है, साथ के अंदर हमें पता भी नहीं पहले नहीं पता चलता था जो पारंपरिक प्रणाली थी उसके अंदर हमें पता भी नहीं था भाई क्या प्रॉब्लम है किस हिसाब से नियम है किस रेगुलेशन है। बट जैसे हमें कहते हैं E-गवर्नेंस के माध्यम से क्या कहते हैं हमें जो प्रॉब्लम्स है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चालू की गई कोई हमारा प्रॉब्लम्स है उनके बारे में यदि हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो डायरेक्टली बेनिफिट यह है उनकी साइट के ऊपर जाके कहते हैं हम उसमें चेक कर सकते हैं और हमें कहता है नाम भी उसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा E-गवर्नेंस के द्वारा हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र है जन्म प्रमाण पत्र है क्या होता है समय समय पर कहते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग कहते हैं हम इसमें बनवा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका
सरलता से क्या होता है, सरकार क्या है, सरलता से और कार्य क्षमता का, और जो हमारे प्रति क्या है सरकार है वो लोगों के प्रति सरलता के साथ में और कार्य क्षमता के प्रति कहते हैं ये जवाबदेही भी बनती है। यानी गवर्नमेंट्स का जो ग्रामीण है या नागरिक है राजस्थान के, उनके प्रति क्या है जवाबदेही बनती है। क्या होती है, जवाबदेही बनती है। वो जितना भी जवाबदेही हिसाब से है तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का क्या है कि वो जवाबदेही के साथ में क्या है, सरलता के साथ में और उचित कार्य क्षमता के साथ में क्या है कार्य करने में योगदान भी करती है। जिससे क्या होता है, लोगों की दक्षता है, जो काम करने की दक्षता है और सूचनाएं प्रॉब्लम से कहते हैं सेम यानी समय के अकॉर्डिंग क्या होती है, सॉल्यूशन भी होता है। और इसका जो अंतिम लाभ है वो क्या है, शासन की जो विस्तारित पहुंच है, यानी हम क्या कहते हैं जो शासन है उसकी भी क्या होती है, पहुंच बढ़ जाती है। क्या कहते हैं, शासन की भी पहुंच बढ़ जाती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से क्या होता है वहाँ पे अपलोड भी हो जाती है सूचनाएं। और हम क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ में कन्वर्जेशन हो जाता है। साथ के अंदर नागरिकों को द्वारा लाने आने और लाने के अंदर क्या होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वही भी कहते हैं रिड्यूज भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र का उद्देश्य क्या है। तो ई मित्र का जो मेन उद्देश्य है वो किस लिए खोला गया था। तो ई मित्र का यानी ई मित्र है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो ई मित्र का जो मेन उद्देश्य था वो किस लिए खोला गया था। तो ई मित्र खोला गया था कि जो हमें जो ग्रामीण है क्या है, ई मित्र का जो उद्देश्य था वो ग्रामीण लोगों का है, जो ग्रामीण लोग हैं उनके जो हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह है, जैसे राशन कार्ड हो गया, इसके अलावा भामाशाह कार्ड हो गया, इसके जो भी उद्देश्य है क्या, जो मेन उद्देश्य वो है ग्रामीण लोगों का है। एक ऐसे पोर्टल के ऊपर क्या करना है, एक ऐसे पोर्टल के ऊपर सभी सेवाएं मुहैया करवाना, यानी एक पोर्टल के ऊपर सभी सेवाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई उनको क्या करना है, मुहैया कराना मेन उद्देश्य था। और ई मित्र का था, ई मित्र के द्वारा का हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गवर्नमेंट की सभी योजनाएं हैं, लाभ है, बेनिफिट्स उनका कहता है लाभ उठा सकते हैं, उनके एक ही अकाउंट से कहता है हम उसमें एक्सेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ई मित्र द्वारा किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। तो ई मित्र के द्वारा किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ई मित्र का कहता है 90+ क्या है, 90 से प्लस यानी 90 से अधिक जो विभाग है उनकी, और 269 यानी 270 से अधिक जो वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की, उनमें क्या कहता है एक साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। और एक SSOID यानी सिंगल साइन ऑन के द्वारा क्या है, SSO सिंगल साइन ऑन आईडी के द्वारा कहता है 90 से प्लस जो विभाग हैं उनके लिए, और 269 जो लंबी वेबसाइट्स हैं उनके सभी के एक साथ कहते हैं हम उनकी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और उनके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर कहते हैं जैसे गवर्नमेंट टू कस्टमर हो गया, बिजनेस टू कस्टमर हो गया, हम घर बैठे कहते हैं हमारे राशन कार्ड है, प्रमाण पत्र है, उन सब के बारे में क्या कहते हैं जानकारी ले सकते हैं। ये क्या हो गया ई मित्र की जो सेवाएं हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भामाशाह योजना की नाम क्या है। भामाशाह योजना का नाम क्या है, भामाशाह योजना के नाम क्या है। तो इसके अंतर्गत जो भामाशाह योजना था इसमें क्या था, हम क्वेश्चन थोड़ा सा, भामाशाह योजना के लाभ क्या है, नाम नहीं आएगा भाई, यहाँ पे लाभ आएगा, उल्टा हो गया, नाम तो भामाशाह योजना ही है। तो यहाँ क्या आएगा, भामाशाह योजना के लाभ क्या है। तो भामाशाह योजना के जो मेन लाभ है वो क्या है, भामाशाह योजना से हम कहीं पे भी क्या कहते हैं हमारे जो एड्रेस है, चेंजेस है, उनका उपयोग एक ही क्या होता है, मेन जो लाभ है भामाशाह योजना का वो क्या होता है, भामाशाह योजना से क्या कहते हैं हम जो बीमा योजना है क्या है, बीमा योजना है उसका लाभ उठा भी सकते हैं, बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चालू की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा कहते हैं जो स्कीम चालू की गई है उनका भी क्या कहते हैं हम लाभ उठा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, भामाशाह योजना के अंदर का जो हमारा परिवार का जो मुखिया है क्या है, परिवार का जो मुखिया उसके ऊपर ना होकर क्या है, परिवार की मुखिया जो महिला मुखिया उसके नाम पे क्या होता है भामाशाह कार्ड जारी होता है। और एक ही भामाशाह कार्ड के अंदर, परिवार के भामाशाह कार्ड के अंदर हम कहते हैं बाकी सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं क्या, बाकी सदस्य उनका नाम जुड़वा करके भामाशाह योजना के अंतर्गत हम परिवार का जो बीमा है, दुर्घटना बीमा है, उसके लाभ ले सकते हैं। साथ के अंदर जब कहीं दुर्घटना हो जाती है क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, पेमेंट कैश न होने की वजह से क्या होता है, ये तरलता से में क्या होता है भामाशाह कार्ड के द्वारा गवर्नमेंट क्या कहती है हेल्प करवाती है। और लोग क्या करते हैं, पहले जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में के लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते थे तो वो भी क्या कहते हैं अब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कहते हैं अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये मेन क्या है इसका उद्देश्य, यानी इसके द्वारा हम कहीं पे भी कहते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन नामांकन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह योजना के लिए नामांकन कैसे करें। तो भामाशाह योजना है उसके लिए नामांकन हम कैसे कर सकते हैं। तो भामाशाह योजना के लिए नामांकन हम क्या कहते हैं अपने आधार कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, कहते हैं आधार कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। आधार कार्ड जिनके पास नहीं है वो बिगर आधार कार्ड के कहते हैं बाइनरी जो क्या है, उनके जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है वो कहता है अपने जो
अंगूठा है क्या है, बायोमेट्रिक है, विवरण है, उसके द्वारा क्या होता है सबमिट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है उसमें एड्रेस, बायोमेट्रिक करवाने के बाद क्या होता है उसमें अपना नाम ऐड जुड़वा सकते हैं, यानी नाम भी ऐड करवा सकते हैं और नाम भी जुड़वा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPDS क्या है? तो अभी EPDS के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। EPDS क्या है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? EPDS की ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो EPDS क्या होगा? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसके अंदर कहता है यह ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाज है क्या है, अनाज हो गया तो क्या है फेयर प्राइस, तो यानी उचित मूल्य की जो दुकान है उसके साथ में क्या होता है अनाज है क्या है, अनाज हो गया, दालें हो गई, तो क्या हो गया अनाज हो गई, दालें हो गई, इसके अलावा चावल हो गए, क्या हो गया चावल हो गया, और चावल के अलावा क्या हो गया कैरोसिन हो गया। तो ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन सी उचित मूल्य की दुकान क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये क्या होगा EPDS हो गया। तो और EPDS के कार्य क्या है? तो EPDS का जो मेन कार्य है वो क्या करना है, जो राज्य है राज्य सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या है, राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, उन दोनों के बीच में क्या कार्य स्थापित करना। और EPDS क्या करता है, इसके अंदर ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो चेक करता है कि राज्य सरकार है वो कितना अनाज ले रही है, पिछले 3 सालों के अंदर कितना अनाज उसने लिया है और किस हिसाब से वो क्या करती है वर्किंग कर रही है। यानी उसके अंदर वो चेक करते हैं भाई राज्य है वो गवर्नमेंट पर्टिकुलर तरीके से उसको जो अनाज है जो भी सामान ले रही है उसको बेच भी रही है या नहीं बेच रही है, इसका चेकिंग करती है EPDS। तो EPDS का क्या है, सभी को लोगों को जो BPL है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको, और APL जो लोग हैं उनको कहते हैं अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चावल चने जो भी गवर्नमेंट के द्वारा होता है डिस्ट्रीब्यूट के जो किए जाते हैं वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनके चेकिंग भी करती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, यदि नहीं पसंद आता तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों का करना है। यदि पसंद आता है तो शेयर करना है, अन्यथा आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।